कैसे हो? माय नेम इज़ रोहित गुप्ता एंड दिस इज़ माय सेकंड वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सिंप्लेक्स मेथड को क्यों डेवलप किया गया, सिंप्लेक्स मेथड को कैसे यूज़ किया जाए और कई वेरियस टर्म्स के बारे में बताऊंगा जिससे आपको सिंप्लेक्स मेथड की अंडरस्टैंडिंग हो सके। सबसे पहले क्वेश्चन डेवलप होता है हमारे माइंड में कि सिंप्लेक्स मेथड को क्यों डेवलप किया गया। एक्चुअल में क्या है कि हमें पता है कि एलपीपी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के वेरियस मेथड अवेलेबल हैं, जैसे कि ग्राफिकल मेथड। बट एक ग्राफिकल मेथड की एक लिमिटेशन है। अगर हमारे नंबर ऑफ वेरिएबल 2 से ज़्यादा है, इफ़ द नंबर ऑफ वेरिएबल इज मोर देन 2, तो उस केस में हम ग्राफिकल मेथड का यूज़ नहीं कर पाते, जो कि एक सबसे बड़ी लिमिटेशन है ग्राफिकल मेथड की। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने सिंप्लेक्स मेथड को डेवलप किया। तो हम हमारा क्या सेकंड क्वेश्चन है कि किस तरह से सिंप्लेक्स मेथड को यूज़ किया जाए। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा और कई वेरियस टर्म्स को इस वीडियो में कवर करूंगा जो कि सिंप्लेक्स मेथड की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए ज़रूरी है। तो फर्स्ट एग्जांपल है, हमें एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्ट्रेंट दे रखा है। अगर आपको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स की स्टेटमेंट से इक्वेशन में कन्वर्ट करना नहीं आता तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो पे जाके देखें। मैंने उधर सब कुछ बताया है कि किस तरह से ऑब्जेक्टिव फंक्शन की इक्वेशंस को बनाया जाता है, किस तरह से ऑब्जेक्टिव फंक्शन को फाइंड आउट किया जाता है, किस तरह से कंस्ट्रेंट की इक्वेशंस को डेवलप किया जाता है। ये सभी चीज़ें मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में मेंशन की हुई हैं। तो यहाँ पे मुझे दिया हुआ है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन की इस फंक्शन को मुझे मैक्सिमाइज करना है। सबसे पहले जानना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि हमें दो प्रोडक्ट बनाने हैं, एक्स एंड वाई। एक्स को सेल करने पे मुझे प्रॉफिट होता है 40 का एंड वाई को सेल करने से मुझे प्रॉफिट होता है 35 का। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन इन्होंने बोला है। अब बात करते हैं कंस्ट्रेंट की। कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है? लिमिट ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो इन्होंने हमें बताया 2x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 60, जो कि ये इक्वेशन है रॉ मटेरियल की। 4x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 96, जो कि बता रहे हैं हम लेबर्स के आवर्स कितने अवेलेबल हैं। इस इक्वेशन से क्या पता चल रहा है? इस इक्वेशन से हमें ये पता चल रहा है 2x प्लस 3y, एक्स की एक क्वांटिटी को बनाने के लिए मुझे 2 यूनिट रॉ मटेरियल की जरूरत है और y की एक क्वांटिटी को बनाने के लिए मुझे 3 यूनिट रॉ मटेरियल की जरूरत है और टोटल रॉ मटेरियल कितना अवेलेबल है? 60। ठीक है, 4x प्लस 3y इज लेस देन 96। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि x की एक क्वांटिटी को बनाने के लिए मुझे 4 आवर्स लेबर्स की जरूरत है और y की एक क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने के लिए 3 आवर्स ऑफ लेबर्स जरूरी है। और ये जो वैल्यू है ये 96 से ऊपर कभी नहीं जाएगी। जैसा कि हम इक्वेशन में देख पा रहे हैं कि ये लेस देन 60 है और ये लेस देन 90 है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमें इन दोनों इक्वेशंस में एक एक वेरिएबल को ऐड करना पड़ेगा ताकि हम इसको इक्वल टू में कन्वर्ट कर सके। अब एक हमने एक वेरिएबल ऐड किया u, जो कि रॉ मटेरियल की इक्वेशन में, और एक v वेरिएबल जो कि हमने लेबर्स के आवर्स की इक्वेशन में ऐड किया। अब u एंड v क्या है? u एंड v एक स्लैक वेरिएबल है। स्लैक वेरिएबल क्या? हम अपनी प्रॉब्लम्स को सिंपल करने के लिए इन वेरिएबल्स को सिस्टम में ऐड करते हैं। स्लैक वेरिएबल का सिंपल सा मतलब क्या होता है? ऐसा वेरिएबल जो कि अनयूटिलाइज्ड है, जिसका कोई यूज नहीं होएगा या जो आइडल रह जाएगा, वो रिसोर्सेज। ठीक है, यू का मतलब क्या है? अनयूज्ड रॉ मटेरियल एंड वी का मतलब क्या है? अनयूज्ड लेबर। अब मुझे अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना है बिकॉज अब नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हो गए? 4। तो हमें उन दो वेरिएबल को सिस्टम में भी ऐड करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी ऐड करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ऐड करने से पहले मुझे जानना होगा कि उस मटेरियल का क्या से मुझे क्या फायदा है। तो मुझे पता चला कि जो अनयूज्ड रॉ मटेरियल है या अनयूज्ड लेबर्स के जो आवर्स हैं, उनसे मुझे कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला। ये मेरे को पता चल गया। ठीक है, ये पता चला तो मैंने क्या किया? सिस्टम में 0 u और 0 v ऐड कर दिए। ठीक है, वेरिएबल तो मुझे ऐड करना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, क्योंकि नंबर ऑफ वेरिएबल मैंने इंक्रीज किए हैं अपने, तो वो मुझे ऐड करने पड़ेंगे, बट उनसे कोई प्रॉफिट नहीं है मुझे। तो मैंने यहाँ पे 0 और 0
उनके कोफिशिएंट दे दिए। ठीक है, अब जैसे हम देख पा रहे होंगे कि हमारे नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हो गए, एक्स वाई यू एंड वी, 4 नंबर ऑफ वेरिएबल हो चुके हैं हमारे, बट हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी हैं, 2, जो कि एक रॉ मटेरियल की है और एक लेबर्स के आवर्स की है। तो 4 नंबर ऑफ वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए मिनिमम हमें 4 नंबर ऑफ इक्वेशंस कंपलसरी है, बट इस केस में 2 इक्वेशन अवेलेबल हैं, तो हमें कैसे सॉल्व करें? तो इस केस में हमें किसी 2 वेरिएबल्स को 0 पुट करना होगा, और जिन 2 वेरिएबल को मैं 0 पुट करूंगा उनको बोलेंगे नॉन बेसिक वेरिएबल, और जिन 2 वेरिएबल को मैं सिस्टम में लेके आऊंगा उनको बोलेंगे बेसिक वेरिएबल। जैसा कि आप देख पा रहे होगे स्लाइड में, मैंने x और y को नॉन बेसिक वेरिएबल माना, इसलिए x की वैल्यू भी 0 होगी और y की वैल्यू भी 0 होगी, और u एंड v को मैंने बेसिक वेरिएबल माना। यदि x एंड y दोनों की वैल्यू 0 है तो मैं इन इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकता हूँ u एंड v की वैल्यू। u की वैल्यू होगी मेरी 60 और v की वैल्यू होगी मेरी 96। अब ये क्वेश्चन आता है कि सर आप हमने क्यों x और y को ही नॉन बेसिक वेरिएबल अज्यूम किया? बिकॉज मुझे क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले उस क्वेश्चन को 0 कंडीशन में लाना होगा कि मेरे को कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा या मेरे को कोई लॉस नहीं हो रहा, इसलिए मैंने इसको x और y को 0 पुट किया। ठीक है, अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं कई वेरियस टर्म्स हैं सीजे। सबसे पहले बताता हूँ सीजे का मतलब क्या होता है। सीजे का मतलब होता है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन में उस वेरिएबल का क्या कोफिशिएंट है। जैसे हम देख पा रहे हैं कि x का कोफिशिएंट क्या है 40, तो मैंने यहाँ पे 40 लिख दिया, और उसी तरह ऑब्जेक्टिव फंक्शन में y की कोफिशिएंट क्या है 35, तो 35 मैंने यहाँ पुट किया। u का कोफिशिएंट 0 एंड v का कोफिशिएंट 0, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सीजे का मतलब ये है कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में उस वेरिएबल के क्या कोफिशिएंट अवेलेबल हैं, या सिंपल कह दें कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग हमारी, अगर हमारा मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो कितना प्रॉफिट हो रहा है एक यूनिट के ऊपर, और अगर मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो कितना लॉस हो रहा है या कितनी कॉस्ट कम हो रही है एक वेरिएबल को बेचने पे या कम करने से। ठीक है, तो ये हमने देख लिया सीजे का मतलब। अब बात करते हैं सीवी। सीवी क्या होता है? सीवी इज द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल ऑफ द बेसिक वेरिएबल। बेसिक वेरिएबल के जो कोफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में अवेलेबल हैं वही कोफिशिएंट हमें सीबी के कॉलम में डालने हैं उससे कॉरस्पॉन्डिंग। यू का क्या कोफिशिएंट अवेलेबल है 0, तो मैंने यहाँ 0 पुट कर दिया। वी का क्या कोफिशिएंट अवेलेबल है 0, तो मैंने यहाँ 0 पुट कर दिया। ठीक है, बेसिक वेरिएबल मैं आपको बता ही चुका हूँ जो मेरे को सिस्टम से अंदर इंट्रोड्यूस करने हैं। अब एक्स वाई यू एंड वी, इन कॉलम्स के नीचे मुझे वो वैल्यू डालनी है जो कि मेरे कंस्ट्रेंट के इक्वेशंस में अवेलेबल है। सबसे पहले बात करते हैं x की। रो 1 में क्या है 2, जो कि इक्वेशन में अवेलेबल है। y के नीचे 3, u के नीचे 1, और पहली इक्वेशन जो कि रो मटेरियल की इक्वेशन है उसके अंदर v की कोई वैल्यू नहीं है, तो मैंने यहाँ पे 0 पुट कर दिया रो 1 में। रो 2 में x की वैल्यू 4 अवेलेबल है, y की वैल्यू 3 अवेलेबल है, u की वैल्यू कोई वैल्यू नहीं है, और v की वैल्यू 1 है। ठीक है, अब b का मतलब क्या है? b का मतलब यहाँ पे होता है रिसोर्स, कितने रिसोर्स अवेलेबल है मेरे पास। मेरे पास 60 तो रॉ मटेरियल है, तो मैंने यहाँ पे 60 पुट कर दिया, और 96 लेबर्स के आवर्स अवेलेबल हैं, तो मैंने यहाँ 96 पुट कर दिया। ये तो एक सिंपल मैथमेटिकल टर्म होगी कि हमें ऐसे ऐसे करना है, बट आपको मैं इनका मतलब क्या होता है ये बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं x के कॉलम में u के कॉरस्पॉन्डिंग एक वैल्यू दे रखी है 2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपली ये होता है कि मुझे अगर x की एक क्वांटिटी को बनाना है तो मुझे कितनी वैल्यू को किसकी बेसिक वेरिएबल की कम करना पड़ेगा, कितनी बेसिक वेरिएबल की वैल्यू को कम करना पड़ेगा x की एक क्वांटिटी को बनाने के लिए। उसी तरह y के कॉलम में u के कॉरस्पॉन्डिंग की वैल्यू दे रखी है 3 और v के कॉरस्पॉन्डिंग की वैल्यू दे रखी है 3। इनका मतलब क्या है? इनका मतलब ये है कि y की एक यूनिट को बनाने के लिए मुझे u की 3 क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा, v की 3 क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा।
इसका मतलब ये है, अगर यहाँ पे -3 होता सपोज करो, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता कि मुझे 3 यूनिट को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस का निशान है, इसका मतलब है कि u की 3 यूनिट को मुझे कम करना पड़ेगा अगर y की 1 यूनिट को प्रोड्यूस करना है, ठीक है। वैसे ही सभी के साथ है, ठीक है। अब हमने ये देख लिया कि एक x की यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए मुझे 2 यूनिट ऑफ u को कम करना पड़ेगा और 4 यूनिट ऑफ v को कम करना पड़ेगा। उसी तरह y के साथ है, उसी तरह u के साथ है और उसी तरह v के साथ है। अब बात करते हैं zj। zj का मतलब क्या होता है? zj का सिंपल सा मतलब होता है कि कितना प्रॉफिट मैं लूज करूंगा, कितना कंट्रीब्यूशन मैं लूज करूंगा यदि मैंने अपने बेसिक वेरिएबल को कम किया, ठीक है। बेसिक वेरिएबल को कम किया। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से फाइंड आउट करना है, उसके बाद बताऊंगा कि किस तरह से अंडरस्टैंड किया जाए उसको। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये कैसे फाइंड आउट किया जाता है? ये फाइंड आउट किया जाता है, मान लो मुझे x के कॉलम में zj की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे उसके जो एलिमेंट है उसको उसके कोरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसके बाद सबका समीशन करना पड़ेगा। जैसा कि हम देख पा रहे हैं 2 इंटू 0 0, 4 इंटू 0 0, दोनों का समीशन किया, वो आ गया मेरा 0। उसी तरह y के कॉलम में हमने देखा 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0, दोनों को प्लस किया तो क्या आ गया? 0। उसी तरह मैंने देखा u की कॉलम में 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, तो 0 आ गया। उसी तरह v के कॉलम में मैंने देखा 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0। इस तरह से मैंने उस स्पेसिफिक कॉलम को उसके जो वेरिएबल्स हैं उसको उसके कोरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई किया। ये तो एक मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गया, बट मैं अब बताऊंगा कि क्यों मैंने ऐसा किया और जेड जे का क्या मतलब है। आप देख पा रहे होगे, मैंने आपको बताया कि x की एक वैल्यू को ऐड करने के लिए मुझे u की 2 यूनिट को रिड्यूस करना पड़ेगा और v की 4 यूनिट को रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। ये पता चल गया मुझे। अब जेड का मतलब क्या है कि जो u और v की वैल्यू को कम किया उससे मुझे कितना लॉस हो रहा है, उससे मुझे कितना लॉस हो रहा है। जैसा कि मैं जानता हूं u एंड v का ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोई प्रॉफिट नहीं है, u एंड v का ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोई प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। और ये भी पता है मुझे कि u की एक क्वांटिटी को कम करने से मुझे कितने का लॉस होगा? 0 का, क्योंकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन उसकी वैल्यू 0 है। मैंने u की एक क्वांटिटी को कम किया तो मेरे को 0 का प्रॉफिट हो रहा है। अगर मैंने 2 क्वांटिटी को कम किया u की, तो मेरे को कितने का लॉस होगा? 0 का। उसी तरह एक v की क्वांटिटी को कम करने से मुझे कितने का लॉस हो रहा है? 0 का, जैसे कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन में मेंशन है। उसी तरह 4 यूनिट v की कम करने से मुझे कितने का लॉस होगा? 0। तो मेरा टोटल लॉस क्या हो गया? पहली रो से क्या आया? 0, दूसरी रो से भी क्या आया? 0। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग है कि किस तरह से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें हम, किस तरह से चीज़ों को माइंड में डाल सकें, ठीक है। उसी तरह हमने देखा वाई कॉलम में। वाई कॉलम में मैंने आपको बताया कि वाई की एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए मुझे 3 यूनिट ऑफ यू को कम करना पड़ेगा और 3 यूनिट ऑफ वी को कम करना पड़ेगा। अब देखना है जेड जे मतलब मैंने बताया कि लॉस, अगर मैंने u की 3 यूनिट को कम किया या v की 3 यूनिट को कम किया तो मुझे कितना लॉस होगा। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ u की ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू 0 है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में उसका। अगर मैं इसकी 3 क्वांटिटी को कम किया तो मेरे को लॉस होगा? नहीं होगा। उसी तरह अगर v की 3 क्वांटिटी को कम किया तो लॉस होगा? नहीं होगा। तो उसी तरह यहाँ पे 0 आ गया, जेड जे की वैल्यू y कॉलम में 0 आ गई। उसी तरह u के कॉलम में 0 आ गई, उसी तरह v के कॉलम में 0 आ गई, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बेसिक सा एग्जांपल, ताकि और अच्छी तरह से आप उस चीज को अंडरस्टैंड कर सकें। सपोज करो मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं एक क्वालिटी 1 का प्रोडक्ट रख रहा हूँ, क्वालिटी 1 का प्रोडक्ट है मेरे पास। किसी ने आके मुझे पूछा कि आप क्वालिटी 2 को प्रोडक्ट को अपने शॉप में रखिए या अपने बिजनेस में ऐड कीजिए। तो मैंने पूछा क्यों?
उन्होंने बोला कि आपका कितना प्रॉफिट होता है क्वालिटी 1 के प्रोडक्ट से, जो कि मैंने पहले रखा हुआ है। मैंने कहा 10 रुपए या 10 रुपीज। उसके बाद उन्होंने बताया कि क्वालिटी 2 के प्रोडक्ट को अगर आप अपने बिजनेस में रखोगे तो आपको 20 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो मैं बिजनेसमैन क्या चाहूंगा? मैं तो यही चाहूंगा ना कि मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। ठीक है, बट मेरे पास कंडीशन है कि मुझे एक ही प्रोडक्ट रखना है, चाहे मैं क्वालिटी 1 का रखूं चाहे क्वालिटी 2 का रखूं। मैंने क्या किया, क्वालिटी 1 के प्रोडक्ट को अपने बिजनेस से निकाल दिया, उसी तरह जैसे यहाँ पे यू और वी को मैंने निकाला। ठीक है, यू एंड वी की क्वांटिटी को मैंने निकाला। ठीक है, अब मुझे कितने का लॉस होगा? मैंने अभी क्वालिटी 2 के प्रोडक्ट को सिस्टम में ऐड नहीं किया है, क्वालिटी 1 के प्रोडक्ट को सिस्टम से निकाला है, तो मुझे कितने का लॉस होगा? 10 रुपए का लॉस होगा। वो ही जेड जे है कि मैंने कितनी क्वांटिटी को सिस्टम से बाहर निकाला एक्स की एक क्वांटिटी को ऐड करने के लिए। ठीक है, तो मुझे कितने का लॉस हो रहा है? जीरो का। यहाँ पे जीरो का, और उस जो एग्जाम्पल है उसमें मुझे कितने का लॉस हो रहा है? 10 रुपए का। तो वो जो जेड जे है वो 10 रुपए है। ठीक है, अब बात करते हैं सीजे की। सीजे का मतलब ये है कि जो मैं क्वांटिटी सिस्टम में ऐड करने वाला हूँ, उस एक क्वांटिटी के पीछे मुझे कितने का प्रॉफिट होगा। ये पता है कि सीजे यही दिखा रहा है कि एक क्वांटिटी के पीछे आपकी एक एक्स की क्वांटिटी के पीछे कितने का प्रॉफिट है? 40 रुपीज का। तो मेरे को 40 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, और जो मैंने सिस्टम से वैल्यू निकाली है यू एंड वी की, उनसे कितने का लॉस हो रहा है? जीरो का। तो मेरा नेट इवैल्यूएशन क्या हो गया? जो कि सीजे माइनस जेड जे होता है, नेट इवैल्यूएशन होता है सीजे माइनस जेड जे, वो कितना हो गया? 40। उसी तरह जैसे कि क्वालिटी 1 को प्रोडक्ट को सिस्टम से बाहर निकालने के बाद मुझे 10 रुपए का लॉस हो रहा था, और क्वालिटी 2 के प्रोडक्ट को सिस्टम में लाने के बाद मुझे 20 रुपए प्रॉफिट हो रहा था। तो मेरा नेट वैल्यूएशन क्या हो गया? 10 रुपए। उसी तरह सीजे माइनस जेड जे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं जेड जे माइनस सीजे क्यों नहीं लेता, सीजे माइनस जेड सीजे माइनस जेड जे क्यों लेता हूँ। ठीक है, उसी तरह मैंने वाई में देखा। वाई का एक यूनिट को सिस्टम में लाने के लिए मुझे 3 यूनिट ऑफ यू और 3 यूनिट ऑफ वी को सिस्टम से बाहर निकालना पड़ेगा। तो जेड जे की उस कंडीशन में क्या लॉस होगा? जीरो, ये मैंने आपको भी बताया। उसी तरह वाई की एक यूनिट को सिस्टम में लाने के बाद कितना प्रॉफिट हो रहा है मुझे, जो कि सीजे की वैल्यू बता रही है 35। और सिस्टम से जो मैंने पुरानी यू एंड वी की वैल्यू को बाहर निकाला, तो मुझे कितने का लॉस हुआ? जीरो का। तो मेरा नेट इवैल्यूएशन, यूं कह दो कि नेट प्रॉफिट कितने का है? 35 का। नेट प्रॉफिट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है। अगर ये मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम होती है तो मैं इसको नेट प्रॉफिट नहीं बोल सकता था। तो नेट इवैल्यूएशन एक सबसे राइट टर्म है। अगर आपको थोड़ा ये प्रॉब्लम समझानी है तो इसलिए मैं इसको नेट प्रॉफिट बोल रहा हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं यू की। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, यू यू कॉलम में जेड जे की वैल्यू जीरो है, और अगर मैंने यू की एक वेरिएबल को सिस्टम में ऐड किया और एक वेरिएबल को सिस्टम से निकाल दिया, तो मेरा कितने का लॉस होगा? जीरो का। उसी तरह वी के साथ है, वी की वैल्यू यहाँ पे जीरो आ गई। तो अब आप समझ चुके हो कि मैं सी जे माइनस जेड जे क्यों लेता हूँ, और किस क्वांटिटी को मुझे सिस्टम से बाहर निकालना है। ये क्या होता है, ये मैं एक ट्रायल करके देखता हूँ कि मैं इस क्वांटिटी को इस अपने सिस्टम में लाऊंगा तो मुझे कितने का प्रॉफिट होगा। उसके बाद मैं सब चूज करूंगा कि कौन सी वैल्यू को मैं अपने सिस्टम में लाऊं, या कौन सी क्वांटिटी को या कौन से प्रोडक्ट को अपने सिस्टम में ऐड करूं। अब ये डिसाइड करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ सी से माइनस जेड जे। ये क्या बता रहा है? नेट प्रॉफिट या नेट इवेल्युएशन। नेट प्रॉफिट मैं पहले बता रहा हूँ कि ये मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, इसलिए इसको मैं नेट प्रॉफिट बोल रहा हूँ। बट हर एक प्रॉब्लम में आप इसको नेट प्रॉफिट नहीं बोल सकते। राइट टर्म इज नेट इवेल्युएशन, बट नेट प्रॉफिट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाए। तो नेट प्रॉफिट मेरा क्या है? अगर मैंने एक्स की एक टर्म को सिस्टम में लाया तो मुझे 40 का नेट प्रॉफिट हुआ। वाई की एक टर्म को सिस्टम में लाया तो 35 का नेट प्रॉफिट हुआ। उसी तरह यू की एक टर्म को सिस्टम में अगर मैं ऐड करूंगा तो जीरो का प्रॉफिट होगा। उसी तरह वी की एक टर्म को सिस्टम में ऐड करूंगा तो मेरा नेट प्रॉफिट होगा जीरो। अब मैं नहीं बताऊंगा कि आपको कौन सी वैल्यू चूज करनी है। एज अ बिजनेसमैन आप क्या चाहोगे कि मेरा नेट प्रॉफिट
आपको बता दिया कि एक ही प्रोडक्ट को आपको सिस्टम में ऐड करना है, तो आप कौन सा प्रोडक्ट को सिस्टम में ऐड करोगे? ऑब्वियस ही बात है, जिससे मुझे नेट प्रॉफिट सबसे ज़्यादा मिलेगा, मैं उस वैल्यू या उस प्रोडक्ट को अपने सिस्टम में ऐड करूँगा। तो इस केस में मेरे को मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिल रही है? 40। इस केस में मेरे को मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है 40। तो 40 इज़ माई की कॉलम। मुझे ये समझ में आ गया कि मुझे एक्स के प्रोडक्ट को सिस्टम में ऐड करना है। ये हो गया की कॉलम, ये हमारे की कॉलम बन गई। अगर सपोज करो सारी वैल्यू यहाँ पे जीरो होती, तो इसका मतलब क्या होता कि मैं एक्स के एक प्रोडक्ट को सिस्टम में ला रहा हूँ और उसकी जगह जो सिस्टम से प्रोडक्ट को बाहर निकाल रहा हूँ, उन दोनों का नेट इवैल्यूएशन जीरो है। तो मैं उस क्वांटिटी को अपने सिस्टम में क्यों ऐड करूंगा? बिकॉज मेरे को पता है कि जब नेट प्रॉफिट मेरा जीरो है तो मैं ऐड करूंगा ही नहीं। तो उस कंडीशन में मेरा प्रॉब्लम ऑप्टिमाइज हो जाएगी, ऑप्टिमम सोल्यूशन आ जाएगा। उसके बाद कोई सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। अगर ये सारी वैल्यू जीरो हो जाती हैं या सारी वैल्यू माइनस हो जाती हैं या जीरो माइनस हो जाती हैं, अगर कोई भी एक पॉजिटिव टर्म नहीं बचती है सीजे माइनस जेड जे में, तो इस कंडीशन में मैं मेरा सॉल्यूशन ऑप्टिमाइज हो जाएगा। अब बात करते हैं क्यू की। क्यू मतलब थीटा। थीटा मतलब क्या होता है? रिप्लेसमेंट रेशियो। अब मेरे को पता चल गया कि मेरे को एक्स की क्वांटिटी को सिस्टम में इंट्रोड्यूस करना है। अब यू देखना है कि कितनी क्वांटिटी में उनको रिप्लेस किया जाए। ठीक है, अब मेरे को पता है कि मेरे रिसोर्स की वैल्यू, फर्स्ट रो में देखिए, रिसोर्स की वैल्यू 60 यूनिट है, रॉ मटेरियल की वैल्यू कितनी है? 60। एक एक्स के प्रोडक्ट को बनाने के लिए मुझे 2 यूनिट लगती है, तो टोटल मैं कितने बना सकता हूँ? कितने बना सकता हूँ? 30। 60 माइनस अपॉन 2, 30। उसी तरह 96 आवर्स ऑफ लेबर अवेलेबल हैं एक एक्स की क्वांटिटी को बनाने के लिए। मुझे 4 आवर्स की ज़रूरत है, तो मुझे 96 आवर्स में मैं कितने एक्स के प्रोडक्ट बना सकता हूँ? 24। ये मेरे रिप्लेसमेंट रेशियो आ गए। अब क्वेश्चन उठता है कि इनमें से मैं कौन सी वैल्यू ले? ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप खुद बताओगे कैसे। अब देखो, अगर मैंने 30 वैल्यू को मान लो चूज कर लिया, अभी नहीं किया, मानना है सिर्फ, चूज कर लिया, तो मैंने सबसे पहले उसको रॉ मटेरियल की इक्वेशन में पुट किया। 2 इंटू 30 60, 60 इज इक्वल टू 60। तो ये कंस्ट्रेंट इक्वेशन तो मेरी फिलअप हो गई, मतलब कि ये कंस्ट्रेंट इक्वेशन तो मेरी फॉलो हो गई। अब दूसरी कंस्ट्रेंट इक्वेशन में मैंने देखा 4 इंटू 30 is 120. 120 is less than 96. 120 is more than, sorry, 120 is more than 96. जब 120 is more than 96, तो ये इस कंस्ट्रेंट इक्वेशन जो कि लेबर्स के आर्स की इक्वेशन है उसको फॉलो नहीं कर रहा। तो इस कंडीशन में मैं इस 30 की वैल्यू को पुट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि एज अ बिजनेसमैन मुझे दोनों कंस्ट्रेंट इक्वेशन को फॉलो करवाना कंपलसरी है। अगर एक भी इक्वेशन फॉलो नहीं कर रही है तो मैं उसको सिस्टम में नहीं लूंगा। ठीक है, 24 की बात करते हैं, 24 पुट करके देखते हैं। 2 इंटू 24, 48, 48 इज लेस देन 60। हमें क्वेश्चन में अवेलेबल था कि 60 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, पर उससे कम हो सकती है। तो 48 कंस्ट्रेंट इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। उसी तरह 4 इंटू 24, 96, 96 इज इक्वल टू 96, तो ये दूसरी कंस्ट्रेंट इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। तो मेरे को कौन सा सिलेक्ट करना पड़ेगा जो कि सभी कंस्ट्रेंट इक्वेशन को फॉलो करे? तो मुझे यहाँ से मिनिमम नॉन नेगेटिव वैल्यू चूज करनी है, मिनिमम नॉन नेगेटिव वैल्यू चूज करनी है। मान लो यहाँ पे जीरो आ जाता, किसी इक्वेशन में जीरो आ जाता, तो मैं जीरो भी पुट उसको चूज करता, क्योंकि वो किसी ना किसी कंस्ट्रेंट इक्वेशन से आया है, किसी ना किसी कंस्ट्रेंट इक्वेशन से वो निकला है, जब भी वहां पे यहाँ पे जीरो आई है वैल्यू। ठीक है, तो मैं उस जीरो वैल्यू को चूज करता। ठीक है, अगर यहाँ पे सारी वैल्यू नेगेटिव आ जाती या सारी वैल्यू इनफाइनाइट आ जाती, सारी वैल्यू, तो मेरा सॉल्यूशन अनबाउंडेड हो जाता। वो मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट केसेस है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ से मुझे की रो मिल चुकी है जो कि 24 है और की कॉलम है एक्स वाला। तो मैंने इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया 4। मेरा 4 एलिमेंट आ गया, की एलिमेंट, 4 इज आवर की एलिमेंट। अब v क्या है? v हो गया मेरा आउटगोइंग वेरिएबल एंड x इज आवर इनकमिंग वेरिएबल। अगर ठीक है,
अब आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करना सीख गए होगा कि जेड जे का मतलब क्या है, सी से माइनस जेड जे का मतलब क्या है, क्यों मैंने मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू को चूज़ किया, क्यों मैंने मिनिमम रिसोर्स की रिप्लेसमेंट रेशियो की वैल्यू को चूज़ किया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टेबल में देखेंगे सब, बट उस टेबल पे जाने के पहले मुझे क्या करना है, मुझे जो मेरा की एलिमेंट है यहाँ पे क्या है 4, उसको ऑपरेशंस की हेल्प पे, जो कि हम मैट्रिक्स में लगाते थे ऑपरेशन, मेरे को, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ऑपरेशन लगाने आते हैं। अगर आपको ऑपरेशन नहीं लगाने आते तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं आपको ऑपरेशन के साथ भी एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। बट मैं इस वीडियो में मान के चल रहा हूँ कि आपको ऑपरेशन लगाने आते हैं। तो मुझे जो की एलिमेंट है, जो कि यहाँ पे 4 है, उसको 1 करना है, और उसी कॉलम में उसके जो कोरस्पोंडिंग वेरिएबल्स अवेलेबल हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 अवेलेबल है, उसको 0 बनाना है, उसको 0 बनाना है। तो मैंने यहाँ पे क्या ऑपरेशन लगाऊंगा, रो 2, दूसरी रो में मुझे 4 से डिवाइड करना है। अगर मैंने 4 से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, 4 डिवाइड बाय 4 1, 3 डिवाइड बाय 4 0 डिवाइड बाय 4 0, 1 डिवाइड बाय 4। ठीक है, दूसरी बात, अब मुझे ये जो रो आई है, जो उस रो पे ऑपरेशन लगाने के बाद मुझे एक नई रो मिलेगी, उस रो के थ्रू मुझे उसी कॉलम में कोरस्पोंडिंग वेरिएबल है उसको 0 बनाना है। ध्यान रखना, जो पुरानी टेबल में रो 2 है उससे नहीं बनाना, जो मुझे नई टेबल में रो 2 मिली है उस रो 2 से मुझे की एलिमेंट के कॉलम में उसके कोरस्पोंडिंग वेरिएबल को 0 करना है। ध्यान रखना, ठीक है। तो मैंने यहाँ ऑपरेशन लगाया R1 रो 1 में -2R2। ये ऑपरेशन लगाने के बाद जो आपको टेबल मिलेगी वो है, इस टेबल में देख पा रहे हो कि जो ऑपरेशन मैंने ऊपर लिखा हुआ है वो वही ऑपरेशन है जो कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको दिखाया। ये ऑपरेशन लगाने के बाद मेरे को पास ये टेबल मिल जाती है, मुझे ये टेबल मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि पिछले क्वेश्चन में क्या था कि u एंड v की जो वैल्यू थी वो 0 थी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है आपको कि जेड जे का मतलब क्या है। इस प्रॉब्लम में इस टेबल में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि जेड जे और सी जे का मतलब क्या है। जैसा कि आप देख पा रहे होगे, मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में भी बताया कि एक्स के एक्स के कोरस्पोंडिंग जो एक्स की कॉलम में यू के कोरस्पोंडिंग जो वैल्यू है वो हमें क्या दिखाते हैं, वो हमें ये दिखाते हैं कि एक क्वांटिटी एक्स की उसको सिस्टम में ऐड करने के लिए मुझे यू की कितनी वैल्यू को निकालना पड़ेगा। मैंने आपको यही बताया ना प्रीवियस स्लाइड में। ठीक है, उसी तरह हमें ये सारी वैल्यूज हमें यहाँ पे ये बता रही हैं। ठीक है, अब ये मान के चलो कि वो टेबल एक तरह से खत्म हो चुका है, उसकी कोई भी वैल्यू यहाँ पे मैं नहीं, मेरे को नहीं मिलेगी। मुझे यह पता चल गया कि x1 की वैल्यू 24 हो गई है और u की वैल्यू 12 है, जो कि रिसोर्स वैल्यू में मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है, अब प्रीवियस स्लाइड से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। अब मैं इस टेबल को सॉल्व करूंगा। अब इसमें मैं जेड जे कैसे फाइंड आउट करूंगा, जैसे कि हम देख पा रहे हैं u का कोई भी वेरिएबल ऑब्जेक्टिव फंक्शन में अवेलेबल नहीं है, कोई भी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल u का अवेलेबल नहीं है, 0 है। तो पहली रो से तो मुझे कुछ नहीं मिलने वाला जेड जे में, क्योंकि u की कोई भी टर्म को मैं अगर कम करूंगा तो मुझे कोई लॉस नहीं है, बट यहाँ पे x की कोई टर्म को सिस्टम से हटाऊंगा तो मुझे लॉस होगा। ठीक है, अब मैंने देखा x कॉलम में x रो के कोरस्पोंडिंग वैल्यू दे रखी है 1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x को अगर मुझे सिस्टम में लेके आना है तो x की एक क्वांटिटी को मुझे कम करना पड़ेगा। ऑब्वियस ही बात है, x की एक क्वांटिटी को मुझे कम करना पड़ेगा अगर उसे सिस्टम में लेके आना है। तो x की एक क्वांटिटी को कम किया तो मुझे कितने का लॉस होगा, 40 का, जैसे कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन में दे रखा है। और x की एक क्वांटिटी को मैंने सिस्टम में इंट्रोड्यूस भी कराया तो मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ, 40 का। तो सी जे माइनस जेड जे की वैल्यू आ जाएगी 0, 40 माइनस 40 0। उसी तरह मैंने देखा कि y की एक क्वांटिटी को मुझे, अगर y की क्वांटिटी को मुझे सिस्टम में लाना है तो मुझे 3/2 u की वैल्यू को कम करना पड़ेगा और 3/4 x की वैल्यू को कम करना पड़ेगा। ठीक है, 3/4 x की वैल्यू को कम करना पड़ेगा।
3/2 इंटू 0 0, 3/4 इंटू 40 इज 30। तो टोटल कितना आ गया 30। ये तो होगी मैथमेटिकल टर्म। अगर हम समझना चाहें तो कैसे, ये मैं देख पा रहा हूँ रॉ मटेरियल की, ये मैं देख पा रहा हूँ लेबर की जो आर्स की इक्वेशन है, उसमें क्या वी की वैल्यू मैंने मान के चलिए पर 0, ठीक है। अगर मेरे को y का एक प्रोडक्ट बनाना है तो 3 इंटू 1 3, 96 में 3 गया, कितना बचा 93। अगर मेरे को 93 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 93/4, जो कि रॉ मेटेरियल की इक्वेशन से मैं देख पा रहा हूँ 93/4। तो कितनी क्वांटिटी को मुझे कम करना पड़ा y की एक वैल्यू बनाने के लिए, यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि 3/4 क्वांटिटी x की, उसको कम करना पड़ा मुझे y की एक वैल्यू को या एक क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। और हम जानते हैं कि x की एक वैल्यू को कम करने के बाद मुझे कितने का लॉस होगा 40 का, और 3/4 यूनिट मुझे यहाँ पे x की कम करनी है, तो मुझे कितने का लॉस होगा 40 इंटू 3/4 कितना हो गया 30। तो यहाँ से ही यहाँ पे हमें ZJ की वैल्यू 30 मिली, ठीक है। उसी तरह मैंने यहाँ पे U की कोरस्पोंडिंग ZJ की वैल्यू निकाल ली, उसी V कॉलम में मैंने ZJ की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब मैंने देखा कि एक्स कॉलम में एक क्वांटिटी को ऐड किया, एक क्वांटिटी को ही बाहर निकाला एक्स की, तो मुझे कितने का नेट प्रॉफिट या नेट इवैल्यूएशन होगा 0। वाई की क्वांटिटी को देखो, वाई की क्वांटिटी को सिस्टम में इंट्रोड्यूस करने के लिए मुझे 3/4 क्वांटिटी ऑफ एक्स एंड 3/2 क्वांटिटी ऑफ यू को सिस्टम से बाहर निकालना पड़ेगा। यू का ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोई कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल नहीं है, 0 है, तो उससे हमें कोई लॉस होगा नहीं। 3/4 क्वांटिटी को एक्स की क्वांटिटी को मुझे बाहर निकालना है, तो कितने का लॉस हो रहा है 30 का, और मुझे एक्स वाई की एक क्वांटिटी को सिस्टम में इंट्रोड्यूस करना है, तो कितने का प्रॉफिट होगा 35 का। तो 35 माइनस 30 इज 5, तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना हो गया 5। उसी तरह यहाँ पे 0 आ गया यू के कॉलम में, उसी तरह वी के कॉलम में यहाँ पे -10 आ गया। अब हम देख पा रहे होंगे कि एक्स के कॉलम में 0 वैल्यू है, वाई के कॉलम में 5 वैल्यू है, यू के कॉलम में 0 वैल्यू है, वी के कॉलम में -10 है। इससे हमें पता चल रहा है कि नेट प्रॉफिट हमें किस कॉलम में मिल रहा है, सिर्फ वाई कॉलम में, क्योंकि अगर मैंने वाई प्रोडक्ट को सिस्टम में ऐड किया तो मुझे नेट प्रॉफिट 5 रुपीज़ का होगा। तो मैंने यहाँ से वैल्यू को, मेरी की कॉलम को पता लगा लिया कि मेरी की कॉलम कौन सी है, ठीक है। तो सबसे बड़ी पॉजिटिव नंबर मैंने देख लिया 5, तो ये मेरी की कॉलम होगी, वाई कॉलम इज आवर की कॉलम। अब मुझे देखना है रिप्लेसमेंट रेशियो। रिप्लेसमेंट रेशियो मैंने आपको पिछली ही वीडियो में बताया, रिसोर्सिस को कोरस्पोंडिंग टू की कॉलम के एलिमेंट के साथ डिवाइड करना है। जैसे कि हम देख पा रहे हो 12/3/2 इज 8, 24/3/4 इज 32। अब हमें पता है कि हमें कौन सी वैल्यू पिक करनी है, हमें मिनिमम वैल्यू पिक करनी है, मिनिमम नॉन नेगेटिव वैल्यू पिक करनी है, क्योंकि मुझे सभी कंस्ट्रेंट को वो फॉलो भी करनी चाहिए। तो 8 इज आवर की रो और की कॉलम के इंटरसेक्शन से हमें क्या मिलेगा की एलिमेंट। की रो से हमें पता चला कि हमारा आउटगोइंग वेरिएबल क्या है u, और की कॉलम से हमें पता कि हमारा आउटगोइंग वेरिएबल या हमारा इनकमिंग वेरिएबल क्या है y, ठीक है। इससे हमें पता चल गया कि हमारा सिस्टम में आएगा y और आउटगोइंग वेरिएबल क्या है u। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने zj का मतलब क्या है, cj माइनस zj का मतलब क्या है, जो वैल्यूज हमें दे रखी है कॉलम में उनका मतलब क्या है। अब वही काम जो हमने प्रीवियस स्लाइड में किया वही हमें यहाँ पे करना है। हमें की एलिमेंट को 1 बनाना है और की एलिमेंट के कॉलम में उसके कोरस्पोंडिंग वेरिएबल को 0 बनाना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको ऑपरेशन मेंशन कर दिए हैं, ठीक है, ऑपरेशन मेंशन कर दिए हैं। जब ये आप ऑपरेशन लगाओगे तो आपको टेबल मिलेगी। इस प्रीवियस टेबल पे ये ऑपरेशन जो कि ऊपर मेंशन है ये लगाने के बाद मुझे मिली ये टेबल। इस टेबल से मैं देख पा रहा हूँ कि CJ माइनस ZJ की वैल्यू यहाँ पे 0 0 -10/3 -20/3 ये है। इसमें कोई भी वैल्यू मेरी पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव नंबर नहीं है, ठीक है। 0 इज नॉन नेगेटिव नंबर, पर कोई नंबर पॉजिटिव नहीं है। और ये आप खुद भी एज्यूम कर पा रहे हो कि कोई भी एलिमेंट को अगर मैं सिस्टम में लेके आऊँ तो मेरे को कोई नेट प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, तो मैं सिस्टम में क्यों लेके आऊँगा। तो इस जगह मेरा सॉल्यूशन ऑप्टिमाइज हो जाता है और मेरी वैल्यू क्या मिली मुझे, y की वैल्यू जो रिसोर्स की वैल्यू है 8, x की वैल्यू 18,
ठीक है, ये मुझे दो अपने एक्स और वाई की वैल्यू पता चल चुकी है। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि एक्स एंड वाई दोनों ही बेसिक वेरिएबल हमारे सिस्टम के अंदर ऐड है, हमारे सिस्टम के अंदर है, ठीक है। और तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी प्रॉब्लम ऑप्टिमाइज हो चुकी है। ऑप्टिमाइजेशन का हमें जब पता चलेगा जब Cj माइनस जेड जे की सारी वैल्यू 0 या माइनस आ जाती है। कई कई बार होगा कि हमारे सिस्टम में कोई ना कोई स्लैग वेरिएबल भी रह जाएगा, ठीक है। तो स्लैग वेरिएबल भी रह जाएगा, तो उस कंडीशन पे भी हमारी प्रॉब्लम ऑप्टिमाइज हो जाएगी। बट हमें ऑप्टिमाइजेशन का पता जब चलेगा जब Cj माइनस जेड जे की वैल्यू 0 या नेगेटिव होंगी, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे तो बेसिक वेरिएबल y एंड x दोनों अवेलेबल है, अगर मान लो एक वेरिएबल भी, एक स्लैग वेरिएबल हमारे सिस्टम में रहता, उस कंडीशन में क्या होता, उस कंडीशन में हमें ये पता चलता कि हमारी कुछ ना कुछ क्वांटिटी वो अनयूटिलाइज है। अगर वो यू होता तो हमें पता चलता कि यू मतलब कि कोई ना कोई रॉ मटेरियल अनयूज्ड है, कोई ना कोई रॉ मटेरियल हमारा अनयूटिलाइज है। उसी तरह अगर मान लो वी की वैल्यू हो यहाँ पे सिस्टम में होती, तो इससे हमें ये पता चलता कि हमारी कुछ ना कुछ जो लेबर है उनके आवर्स अनयूज्ड हैं। तो स्लैग वेरिएबल अगर हमारे सिस्टम में है, इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई क्वांटिटी हमारी अनयूटिलाइज है। बट इस क्वेश्चन में दोनों की दोनों वेरिएबल स्लैग वेरिएबल हमारे सिस्टम में नहीं है और हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिल चुका है। अब एक छोटी सी टर्म आपको मेरे को मुझे बतानी है शैडो प्राइस के बारे में। शैडो प्राइस क्या है? जैसे कि मैं आप देख पा रहे हो, आप यू कॉलम को कंसिडर कीजिए कि यू कॉलम में y के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू दे रखी है 2/3 एंड यू कॉलम में x के कॉरस्पॉन्डिंग एक वैल्यू दे रखी है -1/2, ठीक है। अब इनका मतलब मैंने आपको बता चुका हूँ, बट एक बार दोबारा बताऊंगा ताकि आपको और अच्छी तरह चीजें अंडरस्टैंड हो जाए और आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए किसी तरह की कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। यू में मैंने देखा, इसका मतलब क्या, यू की एक क्वांटिटी को अगर मुझे सिस्टम में लाना है तो 2/3 क्वांटिटी ऑफ वाई उसको कम करना पड़ेगा और 1/2 क्वांटिटी ऑफ एक्स को बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, इसलिए मुझे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। ये मुझे पता चल गया। अब ये देख पा रहे होगे कि y की एक क्वांटिटी को बनाने के लिए मुझे कितने मटेरियल की जरूरत होती है? 3 यूनिट की, जो कि इक्वेशन में अवेलेबल है, ठीक है। x की एक यूनिट को बनाने के लिए मुझे कितने यूनिट रॉ मटेरियल की जरूरत होती है? 2 यूनिट, जो कि मुझे मेंशन है। तो एक 8 यूनिट मुझे y की बनानी है और 18 यूनिट मुझे x की बनानी है, ठीक है। तो 8 यूनिट बनानी है y की, तो टोटल रॉ मटेरियल कितना है y के लिए यूज करेंगे हम 8 इंटू 3 24। उसी तरह x की 18 क्वांटिटी को बनाने के लिए मुझे कितने यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल चाहिएगा? 36, 18 इंटू 2 36, ठीक है। अगर मुझे u की एक क्वांटिटी को सिस्टम में लाना है तो 2/3 यू क्वांटिटी ऑफ y को मुझे सिस्टम से बाहर निकालना पड़ेगा। 2/3 का मतलब क्या हो गया? 2/3 का मतलब क्या हो गया? 2 यूनिट, मतलब 2/3 इंटू 3 क्या हो गया? 2 यूनिट, मतलब 24 यूनिट है। उसमें से 22 उसमें से 2 माइनस होगी तो 22 यूनिट को मुझे y के लिए यूज करना है अगर मुझे u को सिस्टम में लाना है, और हाफ ऑफ क्वांटिटी x को इंक्रीज करना है। पहले मेरी क्वांटिटी कितनी यूज हो रही थी? 18 इंटू 2 36। अब मुझे हाफ और बढ़ानी है, तो एक यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल बढ़ेगा, तो उस केस में आ गया 37। 22 प्लस 37 कितना हो गया? 59। इसका मतलब क्या? 59। हमारी टोटल क्वांटिटी कितनी अवेलेबल है? 60। तो यू की वैल्यू क्या आ गई? 1। तो आप समझ पा रहे होगे कि यू की एक क्वांटिटी को सिस्टम में लाने के लिए मुझे किस वेरिएबल की कितनी कितनी क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा। अब ये जेड जे की वैल्यू 10/3 दे रखा है, इसका मतलब क्या है? ये भी देखो, अगर मैंने 2/3 यूनिट ऑफ y को कम किया तो मुझे कितने का लॉस होगा? 70/3। उसी तरह मैंने हाफ यूनिट ऑफ x को सिस्टम में ऐड किया है तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, क्योंकि मैंने सिस्टम में ऐड किया है। पहले मैं बना रहा था 18 यूनिट, अब बना रहा हूँ 18.5 यूनिट, ठीक है। तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा? एक यूनिट के पीछे मुझे कितने प्रॉफिट है? 40 का, x की। और उसी तरह हाफ यूनिट के ऊपर कितना आएगा? 20।
तो 70/3 का लॉस हो रहा है और 20 का मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो नेट लॉस कितना होगा -10/3। वही मैंने आपको बताया कि कोई भी क्वांटिटी को मुझे सिस्टम से बाहर निकालना है तो मुझे कितने का लॉस होगा 10/3। यही हमें टेबल से पता चल रहा है कि 1 यूनिट क्वांटिटी को हमें सिस्टम में ऐड करने के लिए इतनी क्वांटिटी को निकालना पड़ेगा और इतने का हमें लॉस होगा। ये हम टेबल से डायरेक्ट पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब हमारा देख पा रहे होंगे कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है। हमारी आ चुकी है, x की वैल्यू है 18 एंड y की वैल्यू है 8। तो हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकाल लिया 40 इंटू 18 प्लस 35 इंटू 8, तो हमारा नेट प्रॉफिट आ गया या हमारा प्रॉफिट आ गया 1000। तो आई होप आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आया होगा कि किस चीज़ का क्या मतलब होता है और क्यों हम मैक्सिमम वैल्यू को पिक करते हैं, क्यों हम मिनिमम वैल्यू को पिक करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम के साथ आऊँगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह से चीज़ें काम करती है मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम में। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। Thank you so much to see this video.